हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी एक सीक्वेंस है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसी कंटिन्यूएशन में जो आपका चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस पर हम कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, उनको डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे उनको काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया होगा और काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी अभी तक। ठीक है ना, और आपको अच्छी तरीके से अब कंफर्म हो गया होगा कि अब किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है और ये किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में आते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस चैप्टर को जरूर देखें। ठीक है, जो मेरी जो पुरानी जो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है उसको तो कम से कम आप जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हमने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, क्या इसका मीनिंग होता है, क्यों दिए जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ भी बताएंगे, लेकिन क्या है थोड़ा सा उतने कम डिटेल में नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत से लेसन हमने कर दिए हैं, हमको क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ज़्यादा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप को वीडियो पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ठीक है ना, और चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं कि व्हाट आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे क्या हैं, बेसिकली जस्ट जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश में आपके अनसीन पैसेज होते हैं, सिमिलरली वैसे ही हैं। आपको कोई इंसिडेंट दिया होता है, कोई केस दिया होता है, उसको आप क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं और उस पर पढ़ने के बाद एनालाइज करने के बाद उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको उसके आंसर करने होते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यही है यहाँ पर भी है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जो आपने इस लेसन में थियरी में पढ़ा, थियरिटिकल नॉलेज जो आपने गेन करी, उसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में बेसिकली मोटो भी ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमने जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी चीज़ का हम कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, पहले पैसेज पढ़ना है अच्छी तरीके से, उसके बाद पढ़ते पढ़ते आपको जो भी उसमें इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल दी हुई है, उसको आपको नोट डाउन करना है। देन यू हैव टू जंप टू द क्वेश्चंस। ठीक है ना, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैसे एक आध क्वेश्चन जो है क्या होते हैं वो उस थीम पर बेस्ड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली आंसर भी कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, ऐसा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पैराग्राफ पहले पढ़ना है और समझना है। एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है ना, समझना है पहले पैराग्राफ को, इससे आपका समय बचेगा और नोट डाउन करना है उनको इन्फॉर्मेशन को। ठीक है ना, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का एग्जाम, अगर आप बोर्ड को एग्जाम के अगर आपको ध्यान में रखेंगे तो उसके हिसाब से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 12 मार्क्स के आपके जो है ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना, आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो 12 मार्क्स 12 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के करने हैं आपको। ठीक है ना, तो ध्यान से करें, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, यूजुअल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने देखो क्वेश्चन पूरा आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, और क्या है, हर क्वेश्चन के फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है ना, जो लास्ट सेक्शन आपका है ई सेक्शन, उसमें 3 क्वेश्चन हैं, जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होंगे, एक में आपको चॉइस भी दी होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से 4 मार्क्स है, 1 और एक लास्ट का क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये आपका बाइफर्केशन मार्क्स का है। या आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आप लोगों ने देख भी लिया होगा, नहीं देखे तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और सॉल्व किया हुआ है पूरा। ठीक है ना, तो आप देख लें। तो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, क्या है पढ़ो पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारी जो थीम है यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देन विल आंसर दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, राइट। सो लेट अस रीड द पैसेज फर्स्ट। ओके, तो पैसेज पढ़ते हैं। क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 विजिटेड इंडिया गेट ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप। ठीक है, ये आप जनरली आप जाते ही हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है ना, इंडिया गेट क्या है, एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, आप लोगों ने विजिट किया होगा जरूर, दिल्ली में रहते हैं बच्चे उनके ठीक है, वो तो जाते रहते हैं। मगर जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं, आई थिंक आप लोगों ने कम से कम एक बार तो जरूर विजिट किया होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ नहीं किया होगा कुछ बच्चों ने तो, लेकिन टीवी और उसमें तो हर साल ही हम देखते हैं। ठीक है ना, 26 जनवरी पे होता है। ठीक है, आरडी परेड होती है दुनिया भर की, हम देखते रहते हैं। इंडिया गेट इज डेडिकेटेड टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना, तो ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता रखी है कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया था। ठीक है, वो तो हिस्ट्री पार्ट में आप ज़्यादा अच्छा से पढ़ सकते हैं, बट एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी पढ़ना है आपको। ब्रिटिश इंडिया हु डाइड इन वॉर्स फॉट बिटवीन 1914 टू 1919। ठीक है ना, तो एक वॉर हुआ, उसके उनको उनकी याद में ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट बनाया गया। ठीक है ना, द टीचर ऑल्सो सेट दैट इंडिया गेट विच इज लोकेटेड टू द ईस्टर्न एंड ऑफ द राजघाट, सॉरी राजपथ। ठीक है ना, राजपथ है वहाँ पर एक
इंडिया का जो रोड है उसका नाम राजपथ है, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा, गए होंगे लोग। इज अबाउट 138 फीट और 42 मीटर इन हाइट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या है पता है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बस आपने पढ़ दिया थीम में, बेसिकली इंडिया गेट की बात कर रहा है। इंडिया गेट टॉल मोनूमेंट है, ठीक है, एक गेट टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और उसकी हाइट बेसिकली क्या दिया हुआ है, दैट इज 138 फीट और 48 मीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, ठीक है ना, क्वेश्चन करने आपको आंसर करने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार। नाउ दिस इज द पैसेज, राइट, इस तरह से पैसेज आएगा आपको एग्जाम में। क्या होगा, एक यहाँ पर इंडिया गेट की फोटो बनी होगी, ठीक है, वो मैंने नहीं बनाई है, मतलब आगे हैंड रिटन है मैटर, और बस पैसेज ऐसे ही आएगा, एक फोटो बनी होगी, एक थोड़ा सा लंबा कुछ, एक दो लाइन और लिखी होंगी कुछ, एंड देन क्वेश्चन का आंसर, नहीं क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोनूमेंट, ठीक है ना। कौन सा मोनूमेंट, इंडिया गेट की बात कर रहे हो, राइट। तो ये इंडिया गेट है, ठीक है ना, दिस इज योर इंडिया गेट मान लो, ठीक है। दिस इज योर 42 मीटर आपको दिया हुआ है, कितना है 42 मीटर या 138 फीट, ठीक है ना, ये है ना दिया हुआ है। तो दिस इज 48 मीटर। सपोज ए बी इज द इंडिया गेट, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी है 42 मीटर। नाउ तो कोई एक टीचर है, कोई एक बच्चा, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग, जो बच्चों का ग्रुप गया है वो कहां पर खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ दिस इंडिया गेट। इंडिया गेट की टॉप ए है, बी बेस है, ठीक है ना, और यहां से ये 42 मीटर की एंगल पर, सॉरी डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है ना। नाउ तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अगर आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है आपको पता है, लाइक दिस, ठीक है ना, दिस इज योर सी। तो यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि ऑब्जर्वर जहां से है, ऑब्जर्वर क्या होता है जहां पर खड़ा है वहां से लेके जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उसके बीच में जो, और जो हॉरिजॉन्टल के बीच में ऑब्जर्वर के आई, अगर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बताया, व्हेन यू रेज योर हेड, यानी आपका जब ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या होता है आपसे हायर एल्टीट्यूड पे होता है, ठीक है ना, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और अगर वो कम एल्टीट्यूड पर नीचे होता है तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब व्हेन यू डाउन योर हेड टू सी द ऑब्जेक्ट। तो ये, और जो हॉरिजॉन्टल से आपका जो आई और आई जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, आंख से जो उस ऑब्जेक्टिव में इमेजिनरी लाइन अगर मिला देंगे, दैट इज लाइन ऑफ साइट। और जो हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल बनता है दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, यानी ए सी बी या बी सी या एंगल थीटा, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। नाउ क्या हो जाएगा इसमें, आप देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लगाओगे आप, tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा के लिए बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है ना। पर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन बी सी, सिंपल सा है। दिस इक्वल टू, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 42 डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू 1। tan के किस एंगल का मान 41 होता है, इट इज 45। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बस आंसर ये देखना है, यही आपको निकालना है। हाँ, इस बार के क्वेश्चन में और एक चीज और है, इस बार एमसीक्यूज नहीं है आपके वहाँ, ठीक है ना। जो ये एमसीक्यू मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एमसीक्यू पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज तो हैं, 1 से लेकर 20 तक आपके एमसीक्यूज ही हैं, जिसमें 2 नंबर के आपके क्या हैं, एसेशन रीजन क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। लेकिन वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पहले पिछली बार क्या था कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, इस बार आपको सॉल्व करके आंसर लिखना है इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा ये पैटर्न में चेंज है इस बार। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, ठीक है, ये हो गया। They want to see the tower. They want to see the tower at an angle of 60 degree. So they want to know the distance where they should stand and find the distance. अच्छा, वो देखो मोनूमेंट की हाइट तो वही है, मोनूमेंट की हाइट तो आपकी वही है सेम, ठीक है। अब वो क्या करना चाहते हैं कि वो इस ये 45 डिग्री का एंगल है ना, वो 60 डिग्री में देखना चाहते हैं, यानी एंगल बढ़ गया थोड़ा सा, ठीक है ना। वो इस एंगल को कितना बताना चाहते हैं, दे वांट टू मेक दिस एंगल एट 60 डिग्री, ठीक है ना। दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर। अब इसकी हाइट तो वही है, ए बी ए के आपका सपोज क्या था, इंडिया गेट है, इसकी हाइट तो 42 मीटर ही है। तो यू हैव टू फाइंड, वो देखना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है। तो ये देखो बी सी, तो क्या अगेन tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना, थीटा नहीं, 60 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, यही तो होगा। अब यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, √3। ए बी कितना है बेटा आपका 42 डिवाइडेड बाई एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 बाई √3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, √3 को आप जनरली डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो 42 इंटू √3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 14 √3 मीटर। x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, दिस इज योर, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14 √3 मीटर। दिस इज द हाइट डिस्टेंस where they should stand from this base BC, यानी B से उसके B से 14 √3 की डिस्टेंस पर अगर वो खड़े होते हैं और वहां से अगर उस एंगल मोनूमेंट यानी हमारा इंडिया गेट है उसकी अगर टॉप को देखते हैं तो इन दैट केस एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 60 डिग्री, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, सेकंड हो गया। थर्ड में क्या, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। अच्छा ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज 60 डिग्री, फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ सन जानते हैं, तो हाइट दैट विल कास्ट अ शैडो, एक टावर है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसकी जो एक सपोज पी क्यू एक टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, एल्टीट्यूड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है 60 डिग्री है कहता है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, ये नहीं पी क्यू निकालनी है आपको, इसका जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर। बात समझ रहे हैं, दिस इज द टावर हुज length of the shadow is 20 meter and angle of is 20 meter when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Now you have to find the height of this tower, that is PQ. तो आप क्या लगाएंगे, आपको PQ निकालना, तो अगेन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका क्या है पता है, 10 और कोड में सॉल्व हो जाते हैं। आपके जो 10th क्लास में जो सिलेबस है उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन मोर देन 90% क्वेश्चन दे आर बेस्ड ऑन टेंजेंट रेशियो, ठीक है ना। 10 और हार्डली कहीं पर साइन या कॉस लगता है, ठीक है ना। तो 10 ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लोगे आप, पी क्यू, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज 10 ऑफ 60 कितना होता है बेटा √3, पी क्यू कितना है आपका निकालना है आपको, और क्यू आर कितना है आपका 20, ठीक है ना। तो आप ऐसे आप लिख दीजिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 20 √3 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर कितनी है 20 √3 मीटर, ठीक है ना। ये आपका पोर्शन इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। नाउ कम टू दिस, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। नाउ एक और पार्ट आपका और है, और एक चीज और है, देखो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो और पार्ट को छोड़ना नहीं, और में से ये नहीं कि आप इन दोनों में से एक ही करोगे, आपको आइदर एग्जाम में तो जरूर आपको या तो ये करना है या ये करना है, लेकिन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग आपको सारे पार्ट करने हैं, 5 के 5 4 के 4 पार्ट करने हैं यहाँ पर, ठीक है ना सब, तभी तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, यहाँ पर स्किप मत करना इसको। तो और पार्ट में देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:1, ठीक है ना। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो भैया सीधे साधे तो बहुत वैसे आपको ऑलरेडी कर लोगे इसको आप, ठीक है ना। 1:1 मतलब देखो ये क्या है LMN, तो ये आपको थीटा निकालना है। ये कहता है जितनी इसकी हाइट है किसी पोल की, ठीक है ना, रॉड है, उतना ही इसका लेंथ ऑफ शैडो भी है, दोनों का रेशियो तभी तो 1:1 होगा। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है LM/MN इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, तभी तो 1:1 है इसकी लेंथ और इसकी शैडो में। तो इन दैट केस थीटा क्या होगा, देखो सीधे से निकाल लेंगे, वैसे तो 45 डिग्री आपको पता ही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालोगे आप LM/MN, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा LM/MN कितना है 1 है, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, tan के किस एंगल का नाम, किस एंगल की वैल्यू 45 1 डिग्री, सॉरी किस डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दैट इज 45 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्यों, इसका मतलब ये हो गया कि जब व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, इन दैट केस द हाइट ऑफ अ पोल विल बी इक्वल टू इट्स शैडो।
ठीक है ना। किसी भी चीज़ की वर्टिकल कोई चीज़ है तो उसकी शैडो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा सन के रेज का, तो उसकी हाइट और रेशियो में उसकी जितनी उसकी पोल की लेंथ है, हाइट है, उतनी उसकी शैडो की लेंथ होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, और आसान क्वेश्चन है, आपके 4 मार्क पक्के हुए, ठीक है ना। इसमें 1 1 1 और ये 2 मार्क्स होगा, ठीक है ना। वो तो बाइफर्केशन आपको पेपर में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने हो चुका था, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो 2 को क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 क्या है, 2 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट पहले जो हमारा थीम है, जो पैसेज है, उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो भी उसमें जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या है क्वेश्चन, हमारा थीम देखो, पढ़ो क्या है। और सैटेलाइट फ्लाइंग एट ए हाइट एच इज वॉचिंग the tops of the two tallest mountains in Uttarakhand and Karnataka, ठीक है ना। them being these being नंदा देवी and क्या है मलयानगिरी, ठीक है ना। एक कोई नेम है, दो हमारे जो टॉलेस्ट पीक्स हैं उनके नेम है, एक नंदा देवी है दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, ठीक है, एंड अदर वन इज इट इज मलयानगिरी, ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, ठीक है ना। और दोनों की हाइट आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो एक ऊपर से सैटेलाइट है जो रोटेट हो रहा है, ऊपर से घूमता रहता है, ठीक है ना। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट में उनने कुछ एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन से कुछ उनको मेजर किया है, ठीक है ना, देखा है, ऑब्जर्व किया गया है। कैसे देखो, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ द नंदा देवी एंड द मुल्यानगिरी आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, एक फिगर बनी है, देखो ये है सपोज नंदा देवी, इसकी हाइट ज़्यादा है, कितनी हाइट है इसकी, इट्स हाइट इज 7816 मीटर। इट मीन्स दिस 80 इज हाउ मच, समझ रहे हैं। ये सिंबल है उसका, ट्रायंगुलर सिंबल बनाया है, एक्चुअली बेसिकली दिस इज अ पीक, माउंटेन पीक, राइट। एडी इसकी हाइट है, इट्स हाइट इज 7816 मीटर, राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज दिस इज, ये थोड़ा सा क्या है, उतना टॉल नहीं है, ठीक है ना, और इसकी हाइट है 1930 मीटर, दिस पी आर, ठीक है। तो क्या है, ए बी सी आपका एक नंदा देवी टेम्पल है, हमने सिंबल लिया है, और पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, मल्यानगिरी जो है वो आपका माउंटेन पीक है, ठीक है ना। और जो सैटेलाइट है वो दैट इज सिचुएटेड हियर, ठीक है। वो कहाँ पर है, जो इनके डिस्टेंस है बेसिस के बीच में, उनके ठीक मिड पॉइंट पे है। मतलब इनके अब डिस्टेंस कैसे होंगे इनके बीच की डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी तो इसके सेंटर पर लेनी पड़ेगी, इसका जो मिड पॉइंट है ये लगभग, और इसका मिड पॉइंट है, इन दोनों की डिस्टेंस जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पीक्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर लेंगे इनके बीच में तो कौन सी डिस्टेंस होगी, डी आर, ठीक है ना। डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पीक्स, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब और एंगल ऑफ डिप्रेशन और कैसा है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे शो करते हैं, और इसका कितना है, 30 डिग्री। देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, आपको पता है, दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, ठीक है ना। इफ दिस इज 30 डिग्री देन दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, बस ये चीज हमने कंक्लूड कर ली यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। If the distance between the bases of the two mountains is 1937 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है, ये इतना किलोमीटर है, ये 1937 किलोमीटर। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी डी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, बेसिकली डी आर जो दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, डी आर, इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी होगी, ये ना, डी आर इक्वल टू दिया हुआ है 1937 किलोमीटर, कितना है, किलोमीटर में, ठीक है ना। एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स। यानी जो सैटेलाइट, और एक कंडीशन है, हमने जब ये ऑब्जर्वेशन लिए, जब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, जब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री था, तब वो सैटेलाइट कहाँ पर था, इट वॉज जस्ट इन द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये जो लाइन, इस जो डी आर का जो मिड पॉइंट लाइन है, इसकी दिस जस्ट वर्टिकली अबव था, ठीक है ना। यानी अगर इसका, इफ दिस इज द T is the midpoint of this line segment TR, sorry DR, then this
इसके ठीक वर्टिकली अबव, दैट इज ओ इज द पोजिशन ऑफ दिस सैटेलाइट, ठीक है ना। बात समझने कहने का मतलब ये है कि दिस डी टी इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस डी आर, ठीक है ना। यहाँ से जो डी टी होगी वो टी आर के इक्वल है और वो डी आर के हाफ के बराबर है, ये मिड पॉइंट में है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट, अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है हमारे को। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट, आपको आ गया, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको यहाँ से। अब देखो, अब निकालना क्या है आपको पता चल गया ना। इट्स हाइट इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस डिस्टेंस इज गिवन, डी टी टी आर। क्यों? क्योंकि हमको डी आर पता है ना, इनके बीच की डिस्टेंस डी आर इतनी है तो इसका हाफ हो जाएगा। डी टी इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ ऑफ दिस, एंड टी आर इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ ऑफ दिस, ठीक है ना। ये वर्टिकली अपोजिट परपेंडिकुलर यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, ठीक है। अब इसके इसी पॉइंट पर है ये सैटेलाइट, ठीक है ना। अब निकालना जो है हमको, क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नंदा देवी में टेम्पल कौन सा है, दिस वन, ठीक है। इसके टॉप से यहां से लेके यह डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ओ ए। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है आपको, ओ ए निकालनी है, ठीक है। तो ओ ए निकालने के लिए आपको क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये हाइपोटेनस है ना, और आपको कौन सी डिस्टेंस पता है, यू नो दिस डिस्टेंस डी टी, यू नो। तो डी टी मतलब ए, देखो यहाँ पर देखो, डी टी इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस डी आर, ठीक है ना। हाफ ऑफ डी आर, यानी डी आर कितनी है 1937 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर। तो आपको डी टी निकल गया, डी टी निकल गया, तो इसका मतलब डी टी इज इक्वल टू ए निकल गया, ठीक है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में देखो, ओ ई ए या ए ई ओ, क्या हो जाएगा आपका। अब आपको कौन सा रेशो लेना है, देखो यहाँ पर आपको पता है बेस पता है और क्या पता है, हाइपोटेनस पता है। तो आप कौन सा लेंगे, बेस और हाइपोटेनस वाला कोसाइन। तो अब क्या होगा, देखो कोसाइन ऑफ क्या होगा 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ए ई अपॉन ए ओ। दिस एम्प्लाइज कोसाइन ऑफ 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ 30 √3/2 होता है ना। ए ई कितना है आपको पता है, कितना निकाला आपने, 1937 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए ओ आपको निकालना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस एम्प्लाइज ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1937 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। दिस इक्वल टू व्हाट, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इक्वल टू 1937 इंटू आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कितना √3 से आप क्या करो, ये √3 इंटू √3 हो गया। इसको ऐसे लिख लो आप, 1937 √3 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है ना। दिस इज किलोमीटर आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, ठीक है। ये तो हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मूल्यांगिनी। मतलब आपको यही चीज जो आपने इस ट्रायंगल के साथ की वही आपको इस ट्रायंगल में करना है। नाउ इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ओपी, डिस्टेंस ऑफ दिस सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पीक, ठीक है ना। तो ओपी निकालना है आपको। ओपी निकालने के लिए आपको एफपी पता होना चाहिए। एफपी तो आपको पता है, यहाँ तो है ना एफपी, ए ई एफपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एफपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एफ इज इक्वल टू टी आर होगा, टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, हाफ ऑफ डी आर इज इक्वल टू डी आर कितना है 1937 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर, ठीक है ना। सो अगेन आपको क्या निकालना है, आपको क्या है बेस पता है, आपको ये हाइपोटेनस निकालना है, तो आप कोसाइन रेशियो निकालेंगे, लगाएंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कोसाइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू FP डिवाइडेड बाई OP। दिस इंप्लाइज कोसाइन ऑफ 60 कितना होता है पता है आपको 1/2
इक्वल टू एफ पी कितना है, ये आपने अभी निकाला 1937 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओ पी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू 1937 किलोमीटर, दिस इज यूर आंसर। ओ पी तो निकालना था आपको, ये डिस्टेंस निकालनी था ना आपको, 1937 किलोमीटर आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए अगर अब आपको क्या है नेक्स्ट, ये सेकंड पार्ट भी हो गया, कम टू नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ओ टी निकालनी है आपको। तो ओ टी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये आप ये डिस्टेंस निकालो, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना। आपको देखो ये यहाँ तक ये डिस्टेंस तो पता है, ये आप सिंपली ये निकालना है आपको, कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, दिस डिस्टेंस, दिस में क्या है आपको ये पता है, आपको ए ही पता है ना, ए ही पता है और ये भी पता है आपको, तो ए ही पता है, तो देखो थर्ड पार्ट को देखो आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दूं ऊपर, ठीक है ना, इसको अब जरूरत नहीं है आपको। देखो थर्ड पार्ट को देखते हैं कैसे करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको निकालनी है डिस्टेंस ओटी, ठीक है ना। ओटी का मतलब हो गया, पहले आप ओ ही निकालेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए ओ ई, ए ओ ई में क्या होगा, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्टेंस, और ये पता है आपको, तो यानी आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप टेंजेंट वाला रेशियो निकालेंगे, अप्लाई करेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, ओ ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए ओ ई, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज tan ऑफ 30 आपको पता है कितना, 1/√3 इज इक्वल टू ओ ई कितना है बेटा, ओ ई तो निकालना है आपको, और ए ई पता है आपको, पता है ए कितना निकाला आपने, 1937 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, यही तो है। तो दिस इंप्लाइज ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 1937 डिवाइडेड बाई 2√3, ठीक है ना, यही तो होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, वही निकल गया आपका, दिस इज जो भी होगा आपका, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको या तो 1937 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1937 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना, रूट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो वही निकल गया आपका। नाउ ओटी इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर ओटी जो आपको एक्चुअल में हाइट निकालनी है, ओई प्लस टी, और ओई तो इतना है आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लो जो भी आपका आता है, ठीक है ना, 6 से कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा, तो ये हो गया 1937√3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाइट टीई क्या है, टी इक्वल टू एडी, एडी इज द हाइट ऑफ नंदा देवी, और वो कितनी है हमारे पास 7,816 मीटर। ये देखना, ये किलोमीटर में आपका, ये दिस डिस्टेंस इज इन किलोमीटर एंड दिस इज इन मीटर, यानी 7.816 किलोमीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 पॉइंट समथिंग 816, ठीक है ना, मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, दिस इज योर आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली आपको बस यही तो करना है, बस इसको आपको √3 से आप वैल्यू रखने हैं, इट इज योर 1.73 रख लो आप, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 6 करके इसमें प्लस करना है। ये मैंने कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज इन मीटर एंड दिस 1937 इज इन किलोमीटर, तो इसलिए इसका ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। थर्ड हो गया, सिंप्लीफाई कर लेना आपको, ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, इसका और पार्ट में आते हैं, इसको मिटा दूं, ठीक है, और पार्ट में आते हैं। और पार्ट में क्या है देखो,
क्या कहता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी। देखो एक नंदा देवी पीक आपका ये है, ठीक है, मान लो ये पीक है। इफ द मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस 7816 मीटर, ये 7816 मीटर आपका नंदा देवी की, और हाइट भी इतनी है इसकी, 7816 मीटर नंदा देवी की हाइट भी है, और यहाँ से इतनी दूर डिस्टेंस पर ये कोई खड़ा है, सपोज ये ए बी सी, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा, ठीक है ना। ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, ये इससे बिल्कुल नंदा देवी की हाइट तो लेनी है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर नंदा देवी की हाइट बेस से कोई एक पर्सन सी पर खड़ा है एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 7816 मीटर, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस मैन, ठीक है ना। अगर ये इसको यहाँ पर टॉप पर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा वो आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना। दिस इज ए बी कितना है 7816 अपॉन 7816 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। मतलब ये हो गया कि इन दिस केस द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने एक आध जगह सिंप्लीफिकेशन छोड़ दिया है, ठीक है ना, वो आप छोड़ भी सकते हैं उसको, वो डिपेंड करता है कि आंसर आपको रूट 3 वैल्यू दी है नहीं दी है, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन करना भी चाहिए आपको, कर लेना आप उसको, ठीक है ना। अदरवाइज दिस इज द प्रोसीजर, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करें एक बार तो आपको अगली बार में स्टेप्स फिर खुद ही पता होते हैं कि क्या करना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है।